नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के एक ऐसे पारिवारिक झगड़े की कहानी में उतरेंगे जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। हम्म। हम बात कर रहे हैं 1907 के सूरत विभाजन की। ये सिर्फ एक राजनीतिक बैठक का बिगड़ जाना नहीं था, बल्कि एक ही परिवार के दो गुटों की कहानी है। बिल्कुल। एक जो घर के बुजुर्गों यानी अंग्रेजों से नरमी से बात करके अपना हक मांगना चाहता था, और दूसरा जो मानता था कि हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। सही। हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में वर्मा सर द्वारा प्रस्तुत किया गया एक विस्तृत विश्लेषण है जो हमें इस घटना की तह तक ले जाएगा। आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये विभाजन क्यों हुआ, उस दिन सूरत में ऐसा क्या हुआ था जिसने कांग्रेस को तोड़ दिया, और इसका भारत की आजादी की लड़ाई पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक राजनीतिक फूट नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य को लेकर दो अलग-अलग सपनों, दो अलग-अलग विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे उदारवादी, जिन्हें लगता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर धीरे-धीरे संवैधानिक सुधारों से ही भारत का भला होगा, और दूसरी तरफ थे अतिवादी या गरम दल, जो पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहते थे और उसके लिए सीधी कार्रवाई और जन आंदोलन के लिए तैयार थे। यही टकराव सूरत विभाजन की असली जड़ था। तो चलिए इसकी परतें उधेड़ते हैं। ये सब अचानक तो हुआ नहीं होगा, मतलब इसकी नींव कई सालों से पड़ रही होगी। ये जो दो गुट थे, उदारवादी और अतिवादी, इनमें बुनियादी फर्क क्या था? सिर्फ तरीकों का या सोच का भी? फर्क हर स्तर पे था। सोच, तरीके और नेतृत्व। उदारवादियों का नेतृत्व कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे नेता। ये सभी ब्रिटिश शिक्षा और संस्थानों में पले बढ़े थे और उन्हें अंग्रेजों के न्याय पर एक तरह का भरोसा था। एक मिनट, उन्हें सच में लगता था कि जिन अंग्रेजों ने देश पर कब्जा कर रखा है वो न्याय करेंगे? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इस वक्त के लिहाज से सोचिए, उनका मानना था कि अंग्रेज स्वभाव से बुरे नहीं हैं, बस उन्हें भारत की असली समस्याओं की जानकारी नहीं है। अच्छा। इसलिए उनका तरीका था प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, यानी याचिकाएं लिखो, प्रार्थना पत्र भेजो और शांति से अपनी मांगे रखो। उन्हें लगता था कि अगर सही तर्क दिए जाएं तो अंग्रेज जरूर मानेंगे। इसीलिए वो आंदोलन को सिर्फ पढ़े लिखे, संभ्रांत मध्य वर्ग तक ही सीमित रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि आम जनता को शामिल करने से आंदोलन हिंसक हो सकता है। और अतिवादी खेमा इससे बिल्कुल उलट सोचता था। उनका तो मानना था कि अपने ही घर में हक मांगने के लिए चिट्ठियां क्यों लिखनी है? बिल्कुल। अतिवादी खेमे का नेतृत्व कर रही थी लाल बाल पाल की तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। सही। तिलक का नारा ही था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वे याचिकाओं को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। उनका मानना था कि आजादी अंग्रेजों का तोहफा नहीं होगी, उसे अपनी ताकत से हासिल करना होगा। और उनके हथियार क्या थे? उनके हथियार थे सीधी जन कार्रवाई, जैसे स्वदेशी यानी सिर्फ भारत में बनी चीजें इस्तेमाल करना, मैनचेस्टर के कपड़ों की होली जलाना। ओके। बहिष्कार यानी विदेशी सामान, सरकारी स्कूलों, अदालतों का पूरी तरह से त्याग, और निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब बिना हिंसा के सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। उनका पूरा जोर आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को इस लड़ाई से जोड़ने पर था। और अंग्रेज ये सब कैसे देख रहे थे? जाहिर है कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान उनके लिए फायदेमंद ही रही होगी। अंग्रेज तो पॉपकॉर्न लेके ये तमाशा देख रहे थे और मौके की तलाश में थे। उस समय के वाइसराय लॉर्ड कर्जिन ने तो कहा भी था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांति से मरने में मदद करूं। अच्छा। इससे साफ है कि वे न सिर्फ इस फूट का फायदा उठाना चाहते थे, बल्कि इसे और हवा दे रहे थे। उनकी नीति साफ थी, फूट डालो और राज करो। तो सूरत में जो हुआ वो इस बढ़ते तनाव का नतीजा था। वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस ज्वालामुखी को फटने के कगार पर ला दिया? मतलब आग में घी का काम किसने किया? देखिए, 3 बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने इस विभाजन की जमीन तैयार की। पहली और सबसे अहम घटना थी 1905 का बंगाल विभाजन। इसे थोड़ा रोकते हैं। बंगाल विभाजन इतना बड़ा झटका क्यों था? अंग्रेज तो पहले भी प्रशासनिक बदलाव करते रहते थे। इसमें ऐसा क्या खास था? खास ये था कि ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। कर्जन ने तर्क दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासन के लिए उसे बांटना जरूरी है। लेकिन असल मकसद था राष्ट्रवादी आंदोलन के गढ़ बंगाल को कमजोर करना,
उन्होंने बंगाल को इस तरह बांटा कि एक हिस्से में हिंदू बहुसंख्यक हो गए और दूसरे में मुस्लिम। ओके, सीधे सीधे हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश। हाँ, इस एक घटना ने उदारवादियों की याचिका आधारित राजनीति की पोल खोल दी। लोगों को समझ आ गया कि चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होगा। यानी बंगाल विभाजन में एक तरह से अतिवादियों के तरीकों को सही साबित कर दिया। हाँ, बिल्कुल। इसने उनकी राजनीति को एक शक्तिशाली आधार दे दिया। इसी के जवाब में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, जो अतिवादियों के तरीकों का प्रतीक बन गया। सही। इसके बाद 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ। यहाँ दोनों गुटों में पहली बार मतभेद खुलकर सामने आए। अतिवादी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाया जाए और अंग्रेजों पर पूरा दबाव बनाया जाए, जबकि उदारवादी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्हें डर था कि इससे अंग्रेज भड़क जाएंगे। तो बनारस में दरारें साफ दिखने लगी थी। भले ही उन पर अस्थायी पैबंद लगा दिया गया हो, लेकिन जाहिर है ये पैबंद ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। नहीं। कलकत्ता में जब ये नेता दोबारा मिले तो क्या ये खाई और भी चौड़ी हो गई? बिल्कुल। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, जिनका दोनों गुट सम्मान करते थे। लेकिन यहाँ अतिवादियों का दबाव इतना जबरदस्त था कि कांग्रेस को पहली बार स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करने पड़े। अच्छा। उदारवादियों ने इन्हें भारी मन से स्वीकार किया। लेकिन उनका डर क्या था? क्या उनका डर जायज नहीं था कि अगर पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता तो क्या सरकार बेरहमी से उसे कुचल नहीं देती? शायद वो ज्यादा व्यावहारिक सोच रहे थे। देखिए, उनका डर अपनी जगह बिल्कुल जायज था। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर बहिष्कार जैसी आक्रामक कार्रवाइयां अंग्रेजों के गुस्से को भड़का सकती हैं। इससे संवैधानिक सुधारों के जो थोड़े बहुत दरवाजे खुले हैं, वे भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो एक धीमी लेकिन स्थिर प्रगति चाहते थे, जबकि अतिवादी एक तेज और निर्णायक लड़ाई के मूड में थे। इसी तनाव भरे माहौल में 1907 का सूरत अधिवेशन होना तय हुआ। और अब बात उस दिन की जहां सब कुछ बदल गया। सूरत अधिवेशन। यहां ऐसा क्या हुआ कि बात टूटने तक पहुंच गई? पहले से ही माहौल तो गर्म था ही। इसके पीछे कई तात्कालिक कारण थे जो किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसे लगते हैं। सबसे पहला विवाद तो अधिवेशन की जगह को लेकर ही था। जगह को लेकर? हाँ, शुरुआत में यह अधिवेशन नागपुर में होना तय हुआ था, जो अतिवादियों का एक मजबूत गढ़ माना जाता था। वहां तिलक का अध्यक्ष बनना लगभग तय था। लेकिन अधिवेशन तो सूरत में हुआ। यही तो सारा खेल हुआ। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अधिवेशन की जगह नागपुर से बदलकर सूरत करवा दी। और सूरत चुनने के पीछे कोई खास वजह थी? हाँ, एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक वजह थी। सूरत तिलक के गृह प्रांत यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। अच्छा। और कांग्रेस का एक नियम था कि कोई भी नेता अपने गृह प्रांत में अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस एक चाल से तिलक की उम्मीदवारी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। वाह, ये तो एक सोचा समझा राजनीतिक दांव था। बिल्कुल, ये एक राजनीतिक शह और मात का खेल था। अध्यक्ष पद पर संघर्ष दूसरा बड़ा कारण बना। अतिवादियों ने पंजाब के शेर लाला लाजपत राय का नाम आगे किया, जबकि उदारवादियों ने रास बिहारी घोष का समर्थन किया। कोई भी गुट पीछे हटने को तैयार नहीं था। माहौल में जहर घुल चुका था। और वर्मा सर के विश्लेषण में एक बात और सामने आती है कि कलकत्ता में पास हुए प्रस्तावों को लेकर भी एक डर का माहौल था। हाँ, ये तीसरा और शायद सबसे बड़ा डर था। अतिवादियों को ये पक्का यकीन हो चला था कि उदारवादी गुट रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास हुए स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार संबंधी प्रस्तावों को या तो बदल देगा या फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देगा। अच्छा। और ये डर निराधार भी नहीं था, क्योंकि उदारवादी इन कट्टरपंथी तरीकों के पक्ष में कभी थे ही नहीं। तो अधिवेशन का दिन आ गया, मंच सज चुका था और दोनों तरफ तलवारें खींची हुई थी। उस दिन हुआ गया, हमने सुना है कि वहां बहुत अराजकता हुई थी। माहौल बेहद विस्फोटक था। जब रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो बाल गंगाधर तिलक ने बोलने की अनुमति मांगी। उन्हें अनुमति नहीं दी गई। बस इसी बात पर उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। हेनरी नेविन्सन नाम के एक ब्रिटिश पत्रकार जो वहां मौजूद थे, उन्होंने लिखा है कि सफेद पगड़ी पहने लोगों की लहरें मंच पर उमड़ पड़ी। बाप रे। इसी हंगामे और शोर शराबी के बीच भीड़ में से एक
लाल रंग का चमड़े का नुकीले पंजे वाला मराठा जूता हवा में उछाला गया। एक जूता, मतलब बात बहस से निकलकर हाथापाई और जूतम पयार तक पहुंच गई थी। हाँ, ये किसी राजनीतिक अधिवेशन जैसा नहीं बल्कि गली मोहल्ले की लड़ाई जैसा लगता है। कल्पना करना मुश्किल है कि देश के सबसे बड़े नेता इस तरह व्यवहार कर रहे थे। बिल्कुल। वो जूता पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा और फिर फिरोज शाह मेहता को जाकर लगा। बस इसके बाद तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। सदस्य एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे, लाठियां लहराने लगे और मंच पर पूरी तरह से अराजकता फैल गई। नेविन्सन ने लिखा कि उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अव्यवस्था में विलीन हो गई और फिर अंत में पुलिस को बुलाना पड़ा और बैठक को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? एक जूता उछाला गया और कांग्रेस टूट गई। इस विभाजन का आजादी के आंदोलन पर क्या असर पड़ा? अंग्रेजों ने तो जश्न मनाया होगा। इसका सबसे तात्कालिक और विनाशकारी परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन लगभग 1 दशक के लिए कमजोर पड़ गया। 1 दशक के लिए? हाँ, कांग्रेस की एकता टूटने से स्वतंत्रता संग्राम की गति बहुत धीमी हो गई। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने तुरंत अपनी गाजर और छड़ी की नीति अपनाई। इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। गाजर किसके लिए थी और छड़ी किसके लिए? गाजर उदारवादियों के लिए थी। उन्हें खुश करने और अपने पाले में रखने के लिए 1909 के मॉडले मिंटो सुधार लाए गए। अच्छा। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जिसने भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की नींव रख दी। और उदारवादी नेता भी हैरान रह गए होंगे। उन्होंने समर्थन के बदले इनाम मांगा था, पर अंग्रेजों ने उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जिसने देश को बांटने की नींव रख दी। ये उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका रहा होगा। बिल्कुल। और छड़ी का इस्तेमाल अतिवादियों के क्रूर दमन के लिए किया गया। कांग्रेस के सुरक्षा कवच के बिना वे अकेले और असुरक्षित हो गए थे। सरकार ने उन पर देशद्रोह के मुकदमे चलाने शुरू कर दिए। तिलक और बाकी बड़े नेताओं का क्या हुआ? सरकार ने उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की। बाल गंगाधर तिलक पर उनके समाचार पत्र केसरी में लिखे लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 साल के काले पानी की सजा देकर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। 6 साल? ये तो आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। अरविंदो घोष राजनीति छोड़कर आध्यात्म की ओर मुड़ गए और पुदुचेरी चले गए। बिपिन चंद्र पाल जैसे अन्य नेताओं ने भी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। इससे अतिवादी आंदोलन में एक नेतृत्व का शून्य पैदा हो गया। और उदारवादियों का क्या? उन्हें तो लगा होगा कि अब कांग्रेस पर उनका पूरा नियंत्रण है, झगड़ालू भाई घर से निकल गए। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अतिवादियों के बिना उदारवादियों ने अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और जनता के बीच अपनी अपील खो दी। मतलब? उनके पास अब अंग्रेजों से सौदेबाजी करने के लिए अतिवादियों का दबाव नहीं था। वो अंग्रेजों को ये नहीं कह सकते थे कि हमारी बात मान लो वरना गरम दल वाले संभाल लेंगे। सही बात है। नतीजा ये हुआ कि उनकी संवैधानिक सुधारों की नीतियां अप्रभावी और कमजोर लगने लगी और धीरे धीरे जनता का उन पर से विश्वास भी कम हो गया। तो क्या ये दोनों गुट हमेशा के लिए अलग हो गए या इस परिवार ने फिर से एक होने की कोशिश की? नहीं, लगभग 1 दशक तक अलग रहने के बाद दोनों गुटों को एकता की जरूरत महसूस हुई। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल दिया था। तिलक जेल से रिहा हो चुके थे और एनी बेसेंट जैसी नई नेता उभर रही थीं। सबको समझ आ गया था कि बटकर लड़ने से सिर्फ अंग्रेजों का फायदा होगा। इसी माहौल में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादियों और अतिवादियों का ऐतिहासिक पुनर्मिलन हुआ। और इस सुलह में किसकी मुख्य भूमिका थी? इस सुलह में एनी बेसेंट को उदारवादी और अतिवादी गुटों के बीच सुलह की मुख्य वास्तुकार माना जाता है। तिलक ने भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई। तो आखिर में इस पूरी घटना से, इस विभाजन और फिर पुनर्मिलन से क्या सबक मिलता है? देखिए, सूरत की असली विरासत यह नहीं है कि कांग्रेस टूट गई थी। असली विरासत यह है कि इसने भारतीय राजनीति को पहली बार विचारधारा पर लड़ना सिखाया। यह सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस सवाल पर लड़ाई थी कि आजाद भारत दिखेगा कैसा, एक उदारवादी, संवैधानिक, धीरे धीरे सुधार करने वाला राष्ट्र या फिर एक क्रांतिकारी, जन आधारित राष्ट्र। ये दरार आज भी भारतीय राजनीति में किसी न किसी रूप में मौजूद है। सही है। लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक अमूल्य और कड़वा सबक भी सिखाया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक प्रभावी संघर्ष के लिए आंतरिक एकता सबसे जरूरी है।
एकता का यही कठिन सबक भविष्य में गांधी जी के जन आंदोलनों का आधार बना। तो ये थी सूरत विभाजन की कहानी, विचारधाराओं के टकराव से लेकर एक जूते की हवा में उछाले जाने तक। ये साफ है कि ये भारतीय इतिहास का एक बेहद अहम मोड़ था, जिसने आने वाले कई सालों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा दोनों तय कर दी। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। इस घटना ने एकता का महत्व सिखाया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये विभाजन नहीं हुआ होता और 1907 में ही एक संयुक्त कांग्रेस ने अतिवादियों के आक्रामक जन आधारित तरीकों को अपना लिया होता, तो भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास कैसा होता? एक दिलचस्प सवाल है। क्या इससे आजादी की प्रक्रिया तेज हो जाती, या फिर अंग्रेजों का दमन इतना क्रूर होता कि आंदोलन शायद 1907 में ही पूरी तरह कुचल दिया जाता?